Hello and welcome, dear students. This is lecture number 5 of physics. In this lecture, I'll be discussing other topics in current electricity, right? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने समझा करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, एज यू ऑल नो, और हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ओहम्स लॉ भी हमने पढ़ा, ठीक है। करंट क्यों चलती है, कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्यों होता है फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमने अभी तक बाकी लेक्चर्स में जाना, ठीक है। और हमने जाना वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, ये डिफरेंस क्या होती है, और बैटरी क्या सप्लाई करती है सर्किट में, राइट। हमने ये भी जाना रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, किसकी अपोजिशन होती है, ठीक है। ये हमने अभी तक सारा कंप्लीट किया है, बेसिक जो था वो हमने सारा कुछ कंप्लीट किया। हमने ओहम्स लॉ भी जाना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी है। जो आज का लेक्चर है यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। मैंने देखा है जो आज का लेक्चर है यहाँ पे डायरेक्ट आती है टर्म्स आपके जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स में और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में। समझ आना इस बात को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसे टॉपिक्स पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरे लेक्चर बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, उनको ये वाला लेक्चर समझ तब तक नहीं आएगा जब तक वो पहले दो वाले लेक्चर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है आज का, ठीक है, करंट अफेयर्स का तीसरा लेक्चर, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। देखिए ये है एक सर्किट, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है। कभी मैं रखता हूँ इस साइड में नेगेटिव साइड में रखता हूँ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे होती है कुछ रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू होता है, मतलब कितना अपोजिशन करेगा, कितने ओहम की अपोजिशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी में अगर हम देखेंगे इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। सुपर कंडक्टिविटी मीन्स सडन डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। मैंने रेजिस्टेंस की बात नहीं की, मैंने रेजिस्टिविटी की बात की। ये हमने ऑलरेडी ये डिस्टिंग्विश किया डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, राइट। जहाँ पे जिस कंडक्टर में सडन डिसअपियरेंस ऑफ रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टिविटी होगी, तो उस टाइम पे हम बताएंगे उसको सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़ीरो सुपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ज़ीरो सुपर कंडक्टिविटी। समझ आना इस बात को, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी ज़ीरो है तो सुपर कंडक्टिविटी, अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो क्या, सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे है, देखिए ये सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर आते कहाँ से हैं, ये कौन से ऐसे, देखिए हर कोई कंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ी ना होती है, ठीक है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये डिसअपियर क्यों होती है। एक्चुअली हम यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस रखते हैं, कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे रखते हैं, लाइक सब ज़ीरो टेम्परेचर। अगर हम रखेंगे -273 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक है, -273 नहीं, 0 केल्विन का टेम्परेचर रखेंगे। 0 केल्विन मतलब बहुत कम, माइनस में हम टेम्परेचर रखेंगे किसी कंडक्टर में, वहाँ पे उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस गायब हो जाती है, ठीक है। हम मान के चलते हैं जो करंट वो ईजिली फ्लो कर रही है, ठीक है। देखिए समझ आना इस बात को। हम अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों करते हैं। अगर हम यूएसए जाएंगे ना, या इंग्लैंड जाएंगे, या बाकी लंदन, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है ना, वो अंडरग्राउंड होता है। ऐसा क्यों, रीज़न ये है, जो अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड अप टू सर्टेन मीटर्स, ठीक है। जब हम थोड़ा मतलब डिग करते हैं तो वहाँ पे जब हम वायर रखते हैं उसमें टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड में टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी।
अगर टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छी करंट, हमें चाहिए कम रेजिस्टेंस। समझ में आया ना? वो तभी पॉसिबल है जब हम कम टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे कम टेम्परेचर, जब वायर्स में कम टेम्परेचर होगा, जब वायर्स में कम टेम्परेचर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब उसमें करंट ईजिली फ्लो करती है। आई ना बात समझ में? तो करंट बढ़ती है जब टेम्परेचर कम होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम बताइए विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो, मतलब करंट तो उस दिन तो इलेक्ट्रिसिटी कम ही रहती है, मतलब कम वोल्टेज रहता है, मतलब कम करंट रहती है। देखिए एक्चुअली क्या है, विंटर की वजह से यहाँ पे करंट ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि बाहर का टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन हमें जो करंट होती है वो कम मिलती है। रीज़न ये है, चलिए माना मैंने विंटर में हमें बढ़नी चाहिए, करंट बढ़ी, हाँ करंट बढ़ी क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है, लेकिन विंटर में लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो माइनस की वजह से करंट को बढ़ना था, जो माइनस की वजह से करंट को बढ़ना था, उस चीज़ को वहाँ पे ओवरकम करती है। मतलब जो यहाँ पे करंट इंक्रीज़ होगी ना, उसको सपोज़ यहाँ पे नॉर्मल करंट चल रही थी 2 एम्पियर की, राइट। जब विंटर था, चलिए मैं मानता हूँ, अब मुझे यहाँ पे आई 3 एम्पियर की करंट, 3 एम्पियर की करंट, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है। लेकिन विंटर में लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमें नॉर्मल होती थी 2 एम्पियर, विंटर की वजह से मिलनी चाहिए थी 3 एम्पियर क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है, लेकिन हमें मिलती है 1 एम्पियर ही। रीज़न ये है, यहाँ पे लोडिंग का रीज़न है। विंटर में लोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो इस वाले चीज़ को यहाँ पे मतलब नेगलेक्ट करती है, ठीक है। समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसीलिए हम क्या प्रेफर करेंगे? अंडरग्राउंड वायरिंग। जब ये J&K हमारा भी डेवलप होगा तो फिर हम भी करेंगे अंडरग्राउंड वायरिंग, राइट। इसमें दूसरा ये रीज़न भी है अंडरग्राउंड वायरिंग का, यहाँ पे मतलब उतना डैमेज नहीं होती है वायर्स ड्यू टू सम नेचुरल हजार्ड्स, राइट। चलिए यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स देखिए। जो हमारे घर में है ना, ये बल्ब है ना, बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये भी एक रजिस्टर है। देखिए जब इलेक्ट्रिकल बल्ब, यहाँ पे जब करंट की ज़्यादा अपोजिशन हुई तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई और लाइट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की सिंबल, जब करंट गई इसमें, देखिए ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में अच्छे से आएगा। देखिए जब रेजिस्टेंस में, यहाँ पे रजिस्टर में करंट जा रही है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये फिर डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, ठीक है। जब जैसे हम टंगस्टन यूज़ करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाउस होल्ड्स में वायरिंग का सिस्टम है वो है पैरेलल। हम 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स लगाते हैं रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। अगर मुझे देखिए, अगर मुझे 2 रेजिस्टेंसेस होंगे सर्किट में तो मैं ऐसे कनेक्ट कर सकूँ, ये है रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है। इसको बोला जाता है पैरेलल सिस्टम, इसको बोला जाता है पैरेलल सिस्टम। देखिए अगर मुझे अब यहाँ पे बनाना होगा, ये ऐसे मैं बनाता हूँ, ये देखिए ये मैंने अभी तक पैरेलल आपको समझाया। यहाँ पे हम सिंपली रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अब बनाना होगा, देखिए अब मुझे यहाँ पे बनाना होगा ऐसे, ये है रेजिस्टेंस 1, ठीक है, ऐसे ये है रेजिस्टेंस 2। यहाँ पे ये वाला सिस्टम है पैरेलल सिस्टम। जो मैंने इससे पहले बनाया, ये ऐसे बनाया, सिंपली मैं कनेक्ट करता हूँ 2 रेजिस्टर्स को, इसको बोला जाता है सीरीज़ अरेंजमेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट। अगर हमें 2 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना होगा, देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। यह है पैरेलल। देखिए होता क्या है, जो करंट यहाँ से आई, देखिए समझ आना इस बात को, जो करंट यहाँ से आई वही करंट इसमें गई, बाहर निकली, इस वाले रेजिस्टेंस R1 में बाहर निकली। ये रेजिस्टेंस R1 एक रेजिस्टर का नाम, बाहर निकली करंट, जो आई करंट आई थी, आई करंट इसमें चली गई, आई करंट बाहर निकली इस वाले रेजिस्टेंस, फिर गई दूसरे रेजिस्टेंस में, वही सेम आई करंट जो R1 में थी, तो यहाँ पे वही बाहर भी निकली। देखिए यहाँ पे भी I1 थी, I1 और I1। देखिए सीरीज़ अरेंजमेंट में क्या होता है, करंट का, करंट हर किसी रेजिस्टर में सेम जाती है। मतलब
देखिए जो आउटपुट करंट थी ऐसे आई, वही गई R1 में, वही गई R2 में, जहाँ पे सेम करंट जाएगी हर किसी रजिस्टर में, जो आउटपुट करंट होगी वही करंट अक्रॉस द रजिस्टर होगी, या यहाँ पे हम बताएंगे सेम करंट चलेगी, आउटपुट करंट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस, सॉरी करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, उसको हम बताएंगे सीरीज़ अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे करंट सेम रहती है, कौन सी सेम, आउटपुट करंट भी वही, रजिस्टेंस के अंदर भी वही करंट, यहाँ पे हर किसी रजिस्टर में सेम करंट जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरेलल की बात करेंगे, देखिए समझ आना इस बात को, पैरेलल में आई करंट आई, यहाँ पे इस जंक्शन में यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस साइड में गई करंट I1, यहाँ से गई करंट I2, मतलब इसी करंट का हो गया डिवीजन। अगर मतलब करंट I इक्वल टू 5 एम्पियर, I1 में गई 3 एम्पियर की करंट, ऊपर गई 3 एम्पियर की करंट, नीचे गई 2 एम्पियर की करंट, तो यहाँ पे डिवीजन हो गया करंट का। जहाँ पे करंट का डिवीजन होता है, देखिए अब R1 में कितनी करंट जाएगी 3 एम्पियर, R2 में कितनी जाएगी 2 एम्पियर। देखिए R1 में जाएगी, ये मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिया यहाँ पे आई 3 एम्पियर की करंट, यहाँ पे आई 2 एम्पियर की करंट। इनपुट करंट कितनी आई थी, पहले आई थी 5 एम्पियर की करंट। देखिए यहाँ पे है 5 वैल्यू, यहाँ पे है 3 वैल्यू, यहाँ पे है 2 वैल्यू, मीन्स डिफरेंट करंट। ठीक है, तो जो पैरेलल अरेंजमेंट में करंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट मतलब आउटपुट करंट डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द करंट अक्रॉस रजिस्टर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे ये क्रैक्स लेक्चर्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहती है। देखिए क्या, देखिए समझ आना इस बात को, करंट तभी जाएगी जब मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने बैटरी नहीं दिखाया तो मतलब बैटरी कनेक्टेड थी, ठीक है, तभी करंट जाएगी। देखिए समझ आना इस बात को, यहाँ पे बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, ईएमएफ। समझ आना इस बात को, देखिए यहाँ पे अगर बैटरी लगी होगी ना 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है। देखिए यहाँ पे अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगी है तो रेजिस्टेंस R1 में यहाँ पे सपोज़ 15 वोल्ट की बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट का। ये मैं हाइपोथेटिकली ऐसे ले रहा हूँ। देखिए आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज कितना था, आउटपुट वोल्टेज कितना था, वो था 20 वोल्ट का। यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो यहाँ पे ईएमएफ था, ये ईएमएफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी के पोटेंशियल का, बैटरी के ईएमएफ का यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बाहर लगा है उससे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखना, जो करंट अगर सीरीज़ में करंट सेम है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगी डिफरेंट, अगर यहाँ पे से डिफरेंट करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम होगी। ये मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक है, देखिए अभी मैंने देखा सीरीज़ का, देखिए जो मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करूँगा इसमें, अगर यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस वाले में भी है 20 वोल्ट का पोटेंशियल, इस वाले में भी है 20 वोल्ट का पोटेंशियल। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, यही होता है, समझ आना इस बात को। यहाँ पे सेम पोटेंशियल रहता है, जितना बाहर पोटेंशियल होगा उतना ही हर किसी रजिस्टर में उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है। समझ आना इसको, अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल का वर्ड यूज़ किया ना, इसका मतलब है मैं एक्चुअली था वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ आना इस बात को। देखिए यहाँ पे एक ही आप याद रखिए, अगर यहाँ पे सेम करंट है, यहाँ पे डिफरेंट होगी पोटेंशियल, यहाँ पे डिफरेंट करंट होगी तो सेम पोटेंशियल होगी। जो हम घर में अरेंजमेंट करते हैं ना रजिस्टर्स का, बाकी बल्ब्स का, वो हम पैरेलली अरेंज करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि हमें ऐसा सेटअप बनाना है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कम मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें पैरेलल में हमें कम रेजिस्टेंस मिलती है, सीरीज़ में हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। क्या हम चाहेंगे हमारी करंट को ज़्यादा अपोजिशन मिलनी चाहिए, कम? हम चाहेंगे हमारी करंट को कम अपोजिशन मिलनी चाहिए तो हमें ज़्यादा करंट मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये है दो ओहम की रेजिस्टेंस, ये है 2 ओहम की रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम घर में यही क्यों करते हैं, हम घर में पैरेलल अरेंजमेंट क्यों रखते हैं? रीज़न ये है, देखिए हमें चाहिए कम रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी है 2 ओहम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी है। अगर मुझे यहाँ पे देखनी हो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है,
मैं लगाऊंगा यहाँ पे 2 + 2, ये R इक्वल 2 + 2 R1 + R2। यहाँ पे मुझे कितना वैल्यू आया, 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे आई। अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ, देखिए यहाँ पे मुझे फार्मूला है 1/R इक्वलेंट, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/, ये भी है 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये भी है 2 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 + 1/2। देखिए यहाँ पे जो मुझे वैल्यू आता है दैट इज़ 2 + 2, 2 + 2/4। समझ आना इस बात को। यहाँ पे जो मुझे 1/R इक्वलेंट आया, देखिए R इक्वलेंट अगर मैं इसको उल्टा करूँ ये मुझे बनेगा R इक्वलेंट, ठीक है। ऊपर मुझे यहाँ पे 4 आया, 2 + 2 4 / 4 दैट इज़ 4/4 इक्वल टू 1। यहाँ पे मुझे R इक्वलेंट किसके बराबर आया, 1 के बराबर, 1 ओम के बराबर। यहाँ पे भी मैंने 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए, लेकिन मुझे इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी मिली, 1 ओम की। यहाँ पे मुझे इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितनी मिली, 4 ओम की। ज़्यादा रेजिस्टेंस मुझे कहाँ पे मिली, ज़्यादा मुझे मिली यहाँ पे। तो घर में मैं अब कौन सा अरेंजमेंट यूज़ करूँ, पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस कम मिली। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। देखिए ये है कोई वायर, इसमें जा रही है करंट, ऐसे मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट करी यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए। जब मैंने बाहर से पोटेंशियल लगाया, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं, जब चलेंगे तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, ठीक है। जब मैं बहुत सारे, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है, दिखाता हूँ मैं एक ही, लेकिन होते हैं बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बैटरी की वजह से, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक फोर्स यहाँ पे इनको देती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जब फोर्स देंगी तो ये चलेंगे, ठीक है। जब चलेंगे तो कोई वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को बताते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये क्यों चलते हैं मैंने आपको कल भी बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। ये इसलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन अ सर्किट गिव्स कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द वायर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁵ to 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। हाँ, बहुत लेस, ठीक है। समझ आना इस बात को ये ऑर्डर आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए अब है यहाँ पे 17 मिनट्स का भी लेक्चर हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। देखिए यहाँ पे और एक बात है, हाँ, चार्ज कैरियर्स और करंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। हाँ, चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। देखिए समझ आना इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हम बोलते हैं जो मेटल्स होंगे कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या हम कंडक्टर्स किन को बोलते हैं, जिनमें करंट चलती है, अभी तक हम देखते हैं मेटल्स में जो हमारे घर में कॉपर वायर्स होते हैं, ठीक है, जो हम तारे वारे यूज़ करते हैं, उनमें जो वायर्स होती है दैट्स कॉपर वायर, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं। ये हमने लेक्चर फर्स्ट में, हाँ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है, सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन्स चले तो यहाँ पे करंट बनी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, है ना, ये हमने पढ़ा। मेटल्स केस में यहाँ पे करंट किसकी वजह से आई, जब इलेक्ट्रॉन्स चले। चलिए ठीक है, अब मैं लेता हूँ कोई इंसुलेटर मीन्स यहाँ पे भी एटम्स हैं, इन एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलते। वाई, रीज़न ये है, वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही बाउंड होते हैं, चाहे हम कितनी भी एनर्जी देंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये उनके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इंसुलेटर उसको बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब हम कितना भी पोटेंशियल लगाएंगे, जो इंसुलेटर के एटम्स होते हैं, जो इंसुलेटर मटीरियल के एटम्स होते हैं, वो एनर्जी देने पर बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें हम कितनी भी एनर्जी देंगे तो वो बाहर नहीं निकलते, इसीलिए हम उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, राइट। यहाँ पे इंसुलेटर का कंसेप्ट मैं आपको सिखाता बैंड थ्योरी से भी, ठीक है, बैंड थ्योरी से भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए क्या होता है, ये है मेटल का केस, इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, राइट। जल्दी मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा है यहाँ पे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे दिखाऊंगा, हाँ देखिए ये है यहाँ पे, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड।
देखिए अगर मैं देखूँ ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, देखिए ये है ना ओवरलैपिंग रीजन, इनका ओवरलैप कर रहा है ये, तो इसका मतलब है यहाँ पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इजीली मूव हो सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी पे ये इजीली मूव हो सकता है कंडक्शन बैंड में। देखिए अगर मैं आप दिखाऊँ इंसुलेटर, इंसुलेटर में ये है कंडक्शन बैंड, ये है नीचे, नीचे है ये, चलिए मैं सेम कलर से दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं इंसुलेटर की बात करूँगा, देखिए ये है यहाँ पे कंडक्शन बैंड और ये है यहाँ पे वैलेंस बैंड, ठीक है। देखिए क्या हो, अगर ये है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होते हैं कंडक्शन बैंड, देखिए यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को मुझे यहाँ पे लेना है, मैं नीचे से एनर्जी देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए इतना डिस्टेंस करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल, ठीक है। तो इनको चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो मेरे पास अवेलेबल होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कितनी भी एनर्जी दूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं होते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होते कंडक्शन बैंड में। तो ये है बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे रीज़न ये है, यहाँ इनके सब इंसुलेटर्स, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर में, लेकिन वो इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड एंड वैलेंस बैंड इज़ वेरी वेरी लार्ज। इसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आप दिखाऊँ सेमीकंडक्टर का, देखिए यहाँ पे ये है वैलेंस बैंड, सॉरी ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ना, दैट लाइज बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी एनर्जी गैप है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा एनर्जी गैप है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में, है यहाँ पे एनर्जी गैप, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना इंसुलेटर के केस में था, ठीक है। ये हो गया ये। देखिए मेटल्स में कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, जिनकी वजह से हमें करंट मिलती है, ठीक है। इंसुलेटर्स में कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, अगर हम पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें जो हमें बैटरीज़ में होती है, बैटरी हमने कनेक्ट की, ठीक है, तो फिर लाइट आ जाती है। इसका मतलब है बैटरी में क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे करंट आ जाती है, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव आयन में होगा। यहाँ पे Cl नेगेटिव भी होगा, ये यहाँ पे Cl नेगेटिव भी चलेगा यहाँ पे ऐसे वायर्स में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे करंट मिल सकती है। इसका मतलब है जो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट मिलती है वो हमें किन के चलने की वजह से मिलती है, वो मिलती है हमें पॉजिटिव आयन्स के चलने की वजह से, या नहीं एंड नेगेटिव आयन्स के चलने की वजह से। समझना है इस बात को। अभी तक हमने ये वाला पढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन चले वायर में तो हमें करंट मिली, ये नेसेसरी नहीं है हर कोई करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है। कुछ करंट्स होती है जैसे इनके सब इलेक्ट्रोलाइट्स में, बैटरीज़ में, जो हमें किन की वजह से मिलती है, जो हमें मिलती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। देखिए पॉजिटिव आयन क्या है, अगर ये है कोई एटम, ठीक है, ये है कोई एटम के पास है कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने लूज़ किया, ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकला, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इसके पास चार्ज क्या आया, नेगेटिव। देखिए अगर यहाँ पे दूसरा एटम होता जिसको ये इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, बी एटम, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस बी एटम के पास कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, इसके पास कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बताते हैं, जिस एटम ने पहले लूज़ किया ना इलेक्ट्रॉन को, अब हम इसको बताएंगे ये है कैटायन। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया इसको हम बताएंगे एनायन, ठीक है। इन दोनों को हम बताएंगे आयन्स, IONS। कैटायन मीन्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायन मीन्स जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। समझना है इस बात को, ठीक है। इनकी वजह से अगर ये पूरा एटम चलेगा, ये पॉजिटिव एटम चलेगा, तो हम बताएंगे करंट जा रही है। अगर ये पूरा नेगेटिव चलेगा, पूरा नेगेटिव एटम चलेगा तो अब हम क्या बताएंगे, ये है नेगेटिव आयन, ठीक है। अब है और एक बात यहाँ पे, आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। जब लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग, लाइटनिंग, थंडरिंग टाइम पे जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे एक वो ऐसे जो ये जो लाइटनिंग होती है, तो वहाँ पे क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और पॉजिटिव आयन्स, वहाँ पे भी करंट होती है, लेकिन किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स की वजह से।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। और जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स में कौन चलते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट चलती है वो चलती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से। देखिए अभी जो यूएसए में अगर आप देखोगे मैक्सिमम वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके वो सेमीकंडक्टर पे ही, वहाँ पे मेटल्स नहीं, कॉपर यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। रीज़न ये है क्योंकि जो वहाँ पे करंट मिलती है वो हमें इलेक्ट्रॉन से भी मिलती है, होल्स से भी मिलती है सेम टाइम पे। अगर हम कोई ये सेमीकंडक्टर ले लेंगे, यहाँ पे जो करंट जारी होगी वो 2 टाइप्स ऑफ करंट होगी सेम टाइम पे, इलेक्ट्रॉन्स पे भी और होल्स की वजह से भी यहाँ पे करंट मिलती है। ठीक है, होल्स भी चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी चलेंगे। देखिए थोड़ा मैं बताता हूँ। देखिए ये है ए बी सी, हाँ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अगर इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, ये गया यहाँ, ठीक है, ये गया यहाँ, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ आना इस बात को। जब इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। देखिए जब इलेक्ट्रॉन सी डी के पास गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव, ऐसे ऐसे ही। देखिए बैकवर्ड्स कौन जा रहे हैं, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया ना, एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है, इसको हम बताते हैं होल। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो पीछे एक वैकेंसी क्रिएट होती है, इसको पता है। देखिए नेगेटिव चार्ज किस साइड में जा रहा है, इस साइड में, लेकिन जो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं ना वो किस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में। सो दिस इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप्स ऑफ करंट होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक होती है होल्स की वजह से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। ये है कोई जंक्शन, ऐसे ये आई 5 एम्पियर की करंट, ये यहाँ पे इस जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। सपोज यहाँ पे आई 2 एम्पियर की करंट, यहाँ पे आई 3 एम्पियर की करंट। अब आप बताओ मुझे इस जंक्शन पे कितनी करंट है, इस जंक्शन पे कोई करंट है ही नहीं, इसीलिए सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ। यहाँ पे करंट एक्यूमुलेट नहीं होती है, करंट यहाँ पे जमा नहीं होती है। जितनी आई इनपुट करंट आई 5 एम्पियर की, आउटपुट गई 5 एम्पियर की, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले 5 आई, 5 बाहर निकली, मतलब इनपुट करंट जितनी थी उतनी आउटपुट करंट है, तो इसको बताएंगे हम किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ है यहाँ पे, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये हमें बोलता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट इज़ इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया, यहाँ पे मैं थोड़ा बोलता हूँ। वहाँ पे मैंने ये नहीं बताया वो सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स है, वहाँ पे मैंने जनरल स्टेटमेंट आपको समझाई। देखिए क्या है, ये है यहाँ पे, हाँ ये है बैटरी। ठीक है, बैटरी है यहाँ पे 20 वोल्ट की, यहाँ पे इसने खर्च कितनी की 10 वोल्ट, यहाँ पे इसने खर्च कितनी की 10 वोल्ट। जितनी बाहर बैटरी ने एनर्जी दी, ठीक है, बाहर कितने EMF दी इसने, EMF इसको बोला जाता है, बैटरी EMF प्रोवाइड करती है, मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो कितनी थी 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट की एनर्जी, यहाँ पे 20 वोल्ट कुलम की एनर्जी इसने यहाँ पे सप्लाई की। वो कितनी खर्च होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 + 10 कितना हो गया, वो आ जाएगा मुझे बराबर। अगर यहाँ पे और एक रजिस्टर होता तो फिर यहाँ पे होता 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 5 + 5 + 5। किरचॉफ्स सेकंड लॉ यही बोलता है, जितनी बैटरी की एनर्जी होगी कंज्यूम भी उतनी ही होगी। ठीक है, खर्च कुछ होता ही नहीं है, मतलब ज़ाया कुछ होता ही नहीं है। जितनी बैटरी ने बाहर एनर्जी दी वही एनर्जी मुझे सर्किट में कंज्यूम हो गई। ठीक है, इसको बोला जाता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डील करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसके साथ डील करता है, करंट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मुझे लिखना था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमें बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन सा लॉ देता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आएगा किरचॉफ्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ओहम्स लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखना है किरचॉफ्स लॉ देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, देखिए
यहाँ पे कोई रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5 ओम, तो मुझे पता चल रहा है ये 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। या मैंने आपको कल दिखाया कलर कोड की वजह से भी, ठीक है, कलर, अगर यहाँ पे कलर्स होंगे तो हम कलर्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कितनी है बाय कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, वहाँ पे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ टॉलरेंस याद रखनी है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर है, उसका ना ही कुछ रीडिंग दी है, मतलब कितने ओम की रेजिस्टेंस है, ना ही कुछ कलर्स दिए है, हम इसको क्या करते हैं, एक डिवाइस है हमारे पास जिसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। वो क्या करता है, इट इज़ यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर, ठीक है। वो हम कनेक्ट करते हैं तो फिर हमें वो बताता है इस रजिस्टर में कितनी रेजिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसके काम आता है, जिस रजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसको फिर कनेक्ट करते हैं किसके साथ, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, हमें मिलती है वहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। अब है गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर हमें करता है, यह करंट जा रही है ऐसे, हमें पता ही नहीं इसमें करंट कितनी है, ठीक है, करंट तो जा रही है, हमें पता ही नहीं, ये तो पता है हाँ, हमें ये नहीं पता मतलब इसमें करंट है या नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम करते काम, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस जिसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एक नीडल होती है, ठीक है। अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी राइट या लेफ़्ट, तो तब हमें पता चलता है कि इसमें क्या होता है, इसमें होती है करंट, मतलब इस वायर में करंट है, थोड़ी ना इसको छुएंगे तो हम मर जाएंगे। हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, सॉरी ये मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हम ऐसे कनेक्ट नहीं करते, वो हम करते हैं ऐसे पैरेलल में, ऐसे करते हैं सर्किट के साथ कनेक्ट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है सर्किट में करंट है या नहीं। इसकी सिंबल है जी, ऐसे, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस की सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस की सिंबल वो है ये, एमीटर की सिंबल वो है ये, ए से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टोमीटर की सिंबल ये मैंने कल आपको बताया ऐसे, ठीक है। तो एमीटर क्या करता है, एमीटर मेजर करता है करंट कितनी है, एमीटर मेजर करता है करंट कितनी है सर्किट में। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, करंट है या नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये एमीटर मेजर भी करता है, एमीटर मेजर भी करता है, और यहाँ पे ये डिटेक्ट भी करता है। जब ये रीडिंग शो करेगा इसका मतलब है उसमें करंट है। एमीटर दोनों काम करता है, डिटेक्ट भी मेजर भी। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए वोल्टोमीटर क्या करता है, वोल्टोमीटर देखता है पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। मैंने आपको सिखाया कल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सिंबल है वी वोल्टोमीटर की, इसकी है ए एमीटर की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है वोल्टोमीटर, या वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अच्छा ये है, हाँ ये मुझे पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको देना। हाँ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, पोटेंशियोमीटर देखिए आएगा, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल को फाइंड आउट करने, नहीं दोनों ऑप्शन गलत है। पोटेंशियोमीटर करता है अगर मुझे सेल का ईएमएफ देखना होगा, हमने आपको पढ़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑलरेडी लेक्चर्स में, ये देखता है सेल का जो ईएमएफ है, ठीक है, सेल की एनर्जी कितनी है, ठीक है। ये हम सेल को किस में कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर के साथ। ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें एक लॉन्ग वायर कनेक्टेड, इसमें एक लॉन्ग वायर हम यूज़ करते हैं 1 मीटर की वायर, ठीक है। वो वायर होती है कॉन्स्टेंटेन मटेरियल की या मैग्नीन की, ठीक है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन मटेरियल की हम यूज़ करते हैं इसमें। ये किस लिए होता है, ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, या अगर हमें दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना होगा तब हम क्या करते हैं यूज़, पोटेंशियोमीटर। या अगर मुझे देखना होगा सेल की रेजिस्टेंस कितनी है, सेल में अंदर सेल में भी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अगर ये कोई सेल है ये भी रेजिस्टेंस शो कर दी है जब इसमें करंट जाती है, ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस शो करती है, उसको बोला जाता है, सेल की रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। है ये रेजिस्टेंस ही, जैसे हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या क्या काम करता है, ईएमएफ को डिटेक्ट करने के लिए, या अगर हमें दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना होगा क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर। या अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे यूज़ पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। अभी तो जल्दी बाकी कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे बहुत थ्योरी है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट, देखिए मैंने आपको बताया एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। देखिए जब हमें एनर्जी होगी ना, जितनी हमें, देखिए मैं आपको सिंपली पहले सिखाता हूँ कुछ। देखिए ये है कोई पर्सन ए, इसके पास है, समझ आना इस बात को, इसके पास है 10 जूल एनर्जी, ऐसे समझना।
या ये है कोई बैटरी, 10 जूल एनर्जी है इस बैटरी के पास, ठीक है, कितनी है, 10 जूल एनर्जी। ये काम कितना करेगा, देखिए ये थी एनर्जी, ये काम कितना करेगा, ये करे, ये ही एनर्जी ENERG। अब है ये वर्क डन कितना करेगा, 10 जूल का ही वर्क डन करेगा। इसका मतलब है देखिए एनर्जी एंड वर्क डन इज सेम। अगर हम इसकी जो मतलब लिटरल मीनिंग देखेंगे दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन अगर हम फिजिक्स में देखेंगे इसका वैल्यू सेम आ जाता है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एनर्जी और वर्क डन को साथ में लेके चलते हैं, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। समझ में आई ना बात, पहली बात ये है, देखिए जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमें कैसे दिखता है कि सिस्टम में वर्क डन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए हम हीट को साथ साथ लेके चलते हैं। जब भी देखिए मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ, मैं ये ऐसे आपको सिखाता हूँ, देखिए ये है कोई, ये आपके सिलेबस में दिया है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में दिया है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर, आप इजीली कर सकते हो। देखिए क्या, ये कोई वायर, ये मैंने ऐसे जूम करके दिखाई वायर, ठीक है। इस वायर में जा रही है करंट, क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद यहाँ जाएगा, ये मैंने कल बातें सारी डिस्कस की है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है ये इसको एक एनर्जी देती है, मोटर का काम करती है, ये मैंने बताया आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए जाएगा, देखिए यहाँ पे एनर्जी किसको दी, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने किया वर्क डन, काम किया। देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स, तभी ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, चलिए यहाँ से यहाँ तक इसने 1 मीटर डिस्टेंस किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ट्रैवल किया। इस इलेक्ट्रॉन ने जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, ठीक है, जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, हम बोलते हैं यहाँ पे वर्क डन हो गया वर्क डन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है एनर्जी थी इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे वर्क डन किया। इसीलिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना ये। तो यहाँ पे वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय, इतना ही अगर आपने इतना जाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या हम फिर बोलते हैं हाउ मच वर्क और एनर्जी इज़ डन ऑन और हीट इज़ प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन I² और T। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये, अगर मुझे अब वैल्यू, अब मैं कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ूंगा, कितना फोर्स लगा तुम पे, देखिए अब मुझे अगर निकालना होगा वर्क डन कितनी होगी, मैं यहाँ पे बैटरी लगाता हूँ, ठीक है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, जब बैटरी होगी तो यहाँ पे करंट आएगी, यहाँ पे करंट आएगी कुछ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगी कुछ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समझ आना इस बात को, सपोज़ यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, सपोज चार्जेस गए यहाँ से यहाँ तक, करंट आई A पॉइंट से B पॉइंट तक, ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट तक यहाँ पे करंट आई। देखिए यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा वर्क डन कितनी होगी, वर्क डन इक्वल्स टू I², मैं देखूँगा यहाँ पे करंट कितनी है। अगर 2 एम्पियर की करंट होगी तो मैं लिखूँगा, अगर 2 एम्पियर की करंट होगी तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये मुझे देता है ये वाली फार्मूला, 2 का स्क्वायर I²। और रेजिस्टेंस कितना है सिस्टम में, मैं देखता हूँ R कितनी है, चलो है 3 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइम कितना लगा A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, या मैं अगर मैं A पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, B पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, वो टाइम में चलो लिखता हूँ मैं 2 सेकेंड, हाइपोथेटिकल नंबर। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू आएगा दैट्स 4 × 3 + 2 दैट्स 24। यहाँ पे मुझे वर्क डन कितना आया, 24 जूल मुझे यहाँ पे वर्क डन आएगा। आई ना बात समझ में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये है वर्क डन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी फार्मूलाज है, आपको ये फार्मूला याद नहीं रखनी है सिर्फ आप ये वाली याद रखिएगा और ये वाली याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I² RT या VIT, जब हम इसको रीअरेंज करके हम इस फार्मूला को ये बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब मैं पहले पावर पढ़ाता हूँ, फिर हम आते हैं इस पर। देखिए पावर क्या होता है,
पावर हम किसको बताते हैं? हम बोलते हैं किसी इंसान के पास तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है। देखिए अगर ये कोई फील्ड है, अगर ये कोई फील्ड है, यहाँ पे पूरे फील्ड में काम करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लांटेशन करनी है। एक बंदा ए पर्सन आया, इसने काम किया यहाँ पे 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में इसने काम किया। दूसरा बंदा आया, तो इसने कंप्लीट किया, मतलब ए पर्सन कंप्लीट करता है इस खेत में काम, इस फार्म में काम करता है 2 दिन में, मतलब पूरी कंप्लीट करता है। लेकिन जो बी करता है इसी खेत में पूरा काम, वो करता है 5 दिन में। ज़रा मुझे बताइए काम दोनों ने सेम किया या नहीं? दोनों ने सेम काम किया, मतलब वर्क डन दोनों ने सेम की। इसने भी खेत में काम किया, इसने भी खेत में काम किया। अब मुझे बताओ यहाँ पे ज़्यादा टाइम किसको लगा? बी को लगा या ए को लगा? ज़्यादा टाइम यहाँ पे बी को लगा, तो बी के पावर कम है, बी का यहाँ पे पावर कम है, ए का यहाँ पे पावर ज़्यादा है। बी ने सेम काम किया 5 दिन में, ए ने भी वही काम किया 2 ही दिन में। काम दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंट थी। समझ में आया ना? जहाँ पे कम टाइमिंग है, जहाँ पे टाइम कम लगा, तो उसको हम बताएंगे ये ज़्यादा पावरफुल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यह है कोई रजिस्टर, समझ आना इस बात को। यह है कोई बैटरी, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ये मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। देखो करंट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी करंट। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैं टर्मिनल के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे करंट जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे वो चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना होगा, हाँ, बी से ए तक मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रॉन को, तो वर्क डन हो गया ना। मैंने आपको बताया ना, फोर्स लगा इस पर, तो यहाँ पे वर्क डन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगे मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में, लेट अस सपोज 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, समझ आना। ये एक कंडीशन है। बैटरी कितनी थी? 20 वोल्ट की। अब मैं यहाँ पे 20 वोल्ट के बजाय यहाँ पे मैं 40 वोल्ट की बैटरी रखता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा सेम, मतलब सेम काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में? यहाँ पे कम ही टाइम, 1 सेकेंड ही लगेगा सपोज। तो इसका मतलब है जब मैंने 40 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की, तो यहाँ पे पावर बढ़ा। आई ना बात समझ में? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें कंसिडर की। एक मैंने यहाँ पे वर्क डन कंसिडर किया, दूसरा मैंने टाइम कंसिडर किया। देखिए इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट से ए पॉइंट तक गया। जब कोई चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने किसी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो इसको हम बताएंगे वर्क डन। कितने टाइम में किया? तो ये जब हम पावर डिफाइन करते हैं, वहाँ पे हमें 2 चीज़ें डिफाइन ज़रूर करनी होती है। एक है वर्क डन, दूसरा है टाइम। समझ में आई ना बात? देखिए पावर इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। जिसके पास ज़्यादा पावर, ठीक है, जो ज़्यादा काम करेगा कम ही टाइम में। देखिए ऐसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पावर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। जितना टाइम कम होगा, यहाँ पे पावर ज़्यादा होगा। समझ में आई ना बात? अगर सेम काम होगा दोनों का, लेकिन जो कम टाइम में वो काम करेगा, तो उसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू VIT, ठीक है, VIT, या हम लिखेंगे इसको, हाँ, V इंटू आई। TNT जब कैंसिल होता है तो V इंटू आई, ठीक है। देखिए पावर का जो यहाँ पे जो पावर का यूनिट है, दैट इज़ वाट। पावर हम ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। किस में पावर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, केजीज़ में नहीं करेंगे, न्यूटन्स में नहीं करेंगे, जूल्स में नहीं करेंगे, हम किस में करते हैं, कोलम्बस में नहीं करेंगे, एम्पियर्स में नहीं करेंगे, हम वाट्स में पावर। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट आपको दिया है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? वाट, वोल्ट, एम्पियर। समझ आना इस बात को। जैसे न्यूटन है बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है न्यूटन। ये मैंने ऑलरेडी ये बातें डिस्कस करी है। वाट किसको बोला जाता है? वोल्ट इंटू एम्पियर। ये है वोल्ट इंटू करंट की है एम्पियर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की है वोल्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ये ऐसा यूनिट्स यहाँ पे, ये जो पावर के यूनिट्स के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़
वाट, बिगर यूनिट्स आर गीगावाट, मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट, ठीक है। एनर्जी सॉरी इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ पावर इज़ 1 हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर्स हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है। एक हॉर्स पावर कितने वाट्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 746 वाट्स का एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, 746। अगर आधा हॉर्स पावर होगा, हाफ हॉर्स पावर, तो इसमें होगा 745 डिवाइड बाई 2, ठीक है। समझ आना इस बात को। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 273 वाट्स होंगे आधे हॉर्स पावर में, या डेढ़ में आपको निकालना होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस कॉमन सेंस से निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया, इसको बोला जाता है मतलब जितनी वर्क डन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है वो हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की फार्मूला है ये, I²R/T। I²R/T में हम ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है। हीट या वर्क डन इक्वल्स टू दैट इज़ I²R/T। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे जो SI यूनिट ऑफ वर्क डन है ये मैंने अभी नहीं बताया। SI यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी का एक ही है, दैट इज़ जूल। एक जूल किसके बराबर है, एक जूल है 1 वोल्ट 1 कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टेज की होगी या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1 होगा और वहाँ पे एक कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगी। देखिए A पॉइंट से B पॉइंट तक मुझे ट्रैवल कराने हैं, मुझे ट्रांसफ़र कराने हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मुझे A से B तक फ्लो कराने हैं। अगर यहाँ पे मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो होगी 1 वोल्ट की, तो तब मैं बताऊँगा मैंने 1 जूल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करी, ऐसे भी हम बता सकते हैं। या यहाँ पे मैंने जो वर्क डन की वो मैंने की 1 जूल की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है जूल, कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट एंड कूलम, कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट एंड कूलम गिव्स मी जूल, ठीक है। ये आया है JK PSC के एग्ज़ाम में। चलिए हाँ, ये सबसे अब है अभी लेक्चर्स 47 मिनट्स का वो। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन बाय सोर्स बैटरी ट्रांसफार्मर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैटरी की EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू मेंटेन करंट तभी चलेगी जब बाहर कोई फोर्स देने वाला होगा। पाइप में तभी पानी चलेगा जब बाहर मोटर कनेक्टेड होगा। समझ में आई ना बात। देखिए यहाँ पे इसकी फार्मूला है ये, एनर्जी इक्वल्स टू VIT। हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, अगर हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा, करंट पता होगी और टाइम पता होगा। देखिए यहाँ पे है V इंटू I, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, पावर। इसको लिखा जाता है पावर भी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट गिव्स मी पावर। वैसे ही यहाँ पे पावर आ गया, V इंटू I बना पावर और है टाइम, ठीक है। तो ये मुझे देता है यहाँ पे एनर्जी। 1 जूल किसके बराबर है, जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस होगी, 1 एम्पियर करंट चलेगी 1 सेकंड के लिए, तो मैं बताऊँगा वहाँ पे 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई, ठीक है। देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या BOTU या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलोवाट आवर, ठीक है। हम देखते हैं ना कितने किलोवाट आवर का है, कितने किलोवाट आवर का ये इक्विपमेंट है, ठीक है। देखिए किलोवाट आवर में क्या होता है, किलोवाट आवर, वाट मीन्स वाट से वाट और आवर। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। वाट से क्या याद आया, पावर, क्योंकि वाट है पावर का यूनिट। यहाँ पे आवर से क्या याद आया, टाइम का यूनिट। समझ आना इस बात को। देखिए यहाँ पे है ये वाट में आया पावर और यहाँ पे आया आवर में टाइम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर मुझे यहाँ पे मुझे निकालना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट में देखिए मैं देखता हूँ 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट्स। 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं। और यहाँ पे टाइम का क्या दिया है, 1 आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा किस में, सेकेंड्स में, तो मैं क्या लिखता हूँ 60 इंटू 60। तो यहाँ पे मुझे कितने ज़ीरो है, 6 के पास 2 ज़ीरो, और यहाँ पे आए मुझे 3 10⁻5 इंटू
36, 6 इंटू 6 दैट इज़ 36, ठीक है। तो अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखूँ दैट इज़ 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल। देखिए, जब मैं इतनी एनर्जी कंज्यूम करता हूँ, जब मैं घर में, अगर मैंने विंटर में कोई ब्लोअर लगाया, कोई हीटिंग सिस्टम लगाया, वहाँ पे मैंने 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी मैंने कंज्यूम करी, मीन्स 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल एनर्जी मैंने कंज्यूम करी। तो तभी हमारा मीटर जो लगे होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर्स, वो शो करता है 1 यूनिट उसमें बढ़ जाता है। देखिए क्या, मैंने ब्लोअर ऑन किया, ब्लोअर मैंने एक स्टेप पे रखा, 2 स्टेप पे नहीं, हीटिंग के लिए, मतलब 1 किलोवाट पे, ठीक है, 1 किलोवाट पे। अगर मैंने यहाँ पे 1 किलोवाट को 1 घंटे तक यूज़ किया, 1 किलोवाट को पावर, देखिए ये है पावर इनटू यहाँ पे टाइम है, अगर मैंने इसको 1 घंटे के लिए यूज़ किया तो जो मीटर की रीडिंग है ना, 1 यूनिट बढ़ जाती है, ठीक है। आप अपने मीटर्स को घर में चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोई इक्विपमेंट ऑन रखना है, लेकिन वो इक्विपमेंट की वहाँ पे रीडिंग दी होती है, मतलब इस स्टेप पे इतने किलोवाट्स खर्च होंगे, आपको रखना है 1 किलोवाट पे। जब 1 किलोवाट पे रखा 1 घंटे तक, तो फिर आपको मीटर में रीडिंग देखनी है। अगर वहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज़ हो गया तब आपका मीटर ठीक है, अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो मीटर डिफेक्टेड है। आप इस कॉन्सेप्ट से आप घर में अपने मीटर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। आई ना बात समझ में। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बाहर की सप्लाई होगी 220 वोल्ट की। समझ में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप चेक मत कीजिए, बस इतना समझिए यहाँ पे 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है, या 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल को यूनिट बोला जाता है। जो हम बोलते हैं ना, हमारे मीटर्स में कितने यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी आई है, कितने यूनिट्स का हाँ एनर्जी आई है, ठीक है, ये हम वहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है, ठीक है। तो अभी 20 मिनट में हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा।